नमस्कार साथियों। आपकी परीक्षा को ही ध्यान में रखते हुए ये छोटी-सी श्रृंखला आपके लिए चालू की गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जल्द से जल्द आपकी परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करा दिया जाए। तो उसी श्रृंखला में आज हमने बेसिक कह सकते हो कि यूपी की जितनी भी आपकी यूनेस्को साइट है, उनको चिन्हित करने की यहाँ पे बात की है। तो कौन-कौन से यूनेस्को साइट आपके यूपी में अवस्थित हैं, जिनके नाम आपके कई बार परीक्षाओं में रेखांकित किए जाते हैं और उनके ऊपर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। पिछले संदर्भों में हमने इसको देखा भी है। तो देख लेते हैं कौन-कौन से साइट आपको देख मिलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को नाम की जो एक श्रृंखला है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 16 नवंबर सन 1945 को और 1946 में क्या हुआ था, इस श्रृंखला में, इस संस्था में भारत भी आपका शामिल हुआ। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर फ्रांस में पड़ता है और इसके अध्यक्ष जो हैं, आंद्रे अंजेल के रूप में इनका नाम देख मिलता है, ठीक है? तो ये होती है यूनेस्को एक संस्था। बेसिक अगर देखा जाए तो उसने भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग साइट चिन्हित कर रखे हैं। आज भारत में आपने सुना होगा कुल 43 स्थल आपके किस में शामिल किया गया है? तो जब हम बात करते हैं स्थापत्य कला को आधारित करते हुए, मतलब जब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो भारत की सूची में 43 नाम आपको दिख मिलते हैं। इस 43 नाम को थोड़ा-सा देखें अगर तो 40वां नंबर जो था वो था धौलावीरा का, 41वां जो नाम था वो आपका शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल का था, 42वें नाम की जब बात की जाए तो होयसल मंदिर समूह ये आपके शामिल थे। अभी हाल-फिलहाल में आपने सुना था कि 33वां नाम इसमें जोड़ा गया है, खास करके अहोम डायनेस्टी के संबंध में मोइदुम जो आपके असम में पड़ता है, एक टीला, एक कब्रगाह के रूप में। तो यह नाम आपको मिलता है। बेसिक हमारे यहाँ पे क्या है 43 स्थल आपको मिलते हैं। अब इसी 43 स्थल की जब बात की जाए तो उस सूची में हमारी यूपी से 3 स्थल शामिल किए गए हैं। तो ये 3 स्थल कौन-कौन से हैं? तो पहला नाम आप ध्यान रखिएगा जिसका नाम है ताजमहल। ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल आप भी जानते हैं 7 अजूबों में भी शामिल है। 1983 में इस सूची को क्या किया गया? अपडेट किया गया और इसमें इसको शामिल किया गया। आगरा का ताजमहल। बेसिक आप भी जानते हैं कि शाहजहाँ के द्वारा अपनी मुमताज बेगम के लिए क्या किया गया था? इसको बनवाया गया है। और इसके जो वास्तुकार हैं, मतलब जो इसके आर्किटेक्चर हैं, उनका नाम कई बार पूछा गया है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी की जब बात की जाए तो इसके वास्तुकार हो जाते हैं। दूसरा नाम आता है यहीं पे आपके आगरा में ही लाल किला। आगरा के लाल किले की जब बात की जाए तो ये भी इसी सूची के शामिल साथ किया गया, तो ये दूसरा नंबर हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगरा का जो लाल किला है, ये शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनवाया गया। शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया। आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो अकबर के द्वारा लाल किला बनवाया गया, 1983 में इसको शामिल किया गया है। तो ये दूसरी सूची। दूसरे के बाद आ जाती है तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर किससे आता है? तो तीसरा नंबर आता है हमारे यहाँ पे, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो आपका किला। तो फतेहपुर सीकरी के किले की जब बात की जाए तो ये आपके अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है और इसको इसके 3 साल बाद, ये 83 में शामिल हुआ तो ये आपके 1986 में। तो ये 3 स्थल आपको देख मिलते हैं, जो कि आगरा में 2 हैं, एक आपके फतेहपुर सीकरी। बड़े सामान्य से प्रश्न है। तो फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला और फिर आपका ताजमहल, ये 3 स्थापत्य कला में है। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा, यूनेस्को जो है ये स्थापत्य कला के अलावा और भी कई सारी सूची जारी करती है। तो उसमें एक सूची निकलती है जिसको हम बोलते हैं मानवता की अमूर्त विरासत। क्या बोलते हैं? मानवता की अमूर्त विरासत सूची नाम देते हैं। अभी हाल फिलहाल के मानवता की अमूर्त विरासत सूची की जब बात की जाए तो उसमें कुल 15 नाम शामिल हैं देश से। तो 15 नाम की जब बात की जाए तो अभी आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि गुजरात का गरबा इसमें शामिल किया गया था। तो 14वें नंबर की जब बात की जाए तो 14वां जो नाम आता है इस सूची में, दुर्गा पंडाल जो पश्चिम बंगाल से है, वो इसमें शामिल था। और अभी हाल फिलहाल में 15वें नंबर पे आपका गुजरात का गरबा क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। क्या इस सूची में भी हमारे स्थल से है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से 2 नाम इसमें शामिल हैं। और इन 2 नामों की जब बात की जाए तो इन 2 नामों को हम किस-किस रूप में देख पाते हैं? तो पहला नाम तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो रामलीला है। रामलीला की जब बात की जाए तो रामलीला इस सूची में शामिल की गई है मानवता की अमूल्य विरासत सूची में 2008 में। तो 2008 में ये नाम आता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका प्रयागराज में जो कुंभ मेला है, इस कुंभ मेला को हमने क्या किया है 2017 में शामिल किया है। तो मानवता की अमूर्त विरासत सूची में 2 नाम आपके आते हैं, एक तो कुंभ मेला और एक आपका रामलीला। ये 2 नाम ध्यान रखिएगा। बेसिक कुंभ मेला के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया, कब शामिल किया गया है? तो 2017 में। इसी नाते सबके हमने सन लगा रखे हैं, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अलावा ये तो यूनेस्को की 2 प्रकार की सूची हो गई। अब इसके बाद यूनेस्को क्या करता है, आध्यात्मिक शहर, प्राचीन शहर, जीवंत शहर, संगीत शहर, ऐसे विभिन्न कैटेगरी को कैटेगराइज़ करते हुए क्या करता है, अलग-अलग शहरों को चिन्हित करता है। पिछले दिनों में आपने सुना था कि देश का जो अहमदाबाद शहर है, वह इस सूची में आपका पहला शहर शामिल हुआ था। इसके बाद पिछले दिनों ही आपने सुना था कि जयपुर को क्या किया गया था, संगीत शहर के रूप में चूज़ किया गया है। तो शहरों की कैटेगरी की जब बात की जाए तो शहरों की कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो बनारस का शहर है, ठीक है? जिसको हम एक आध्यात्मिक नगरी नाम देते हैं। इवन बनारस अपने आप में काफ़ी फ़ेमस है किसके लिए? यहाँ पे बने इस घराने के लिए। तो बनारस घराना और यहाँ का जो आध्यात्मिक पहलू है, इस नाते
बनारस को हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, कह सकते हो एक शहर के रूप में चूज़ किया गया है, जो यहाँ की संगीत और आध्यात्मिक परंपरा को लेकर के। एक तो बनारस शहर भी आपका इस सूची में शामिल है, ठीक है? जब हम शहरों की श्रृंखला की बात करें और इसके अलावा इसी यूनेस्को की जब बात करें तो इसकी एक वेटिंग लिस्ट आती है। जैसे होता नहीं कि हम लोग टिकट निकालते हैं, लेकिन टिकट निकला नहीं तो वेटिंग हो गया, ठीक है? तो ये बात हो जाती है कि वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अगर होने लायक होगा तो वो क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो यही सीन होता है कि यूनेस्को अलग-अलग देशों से जो वहाँ के स्थल है उनकी सूची मंगवाता है कि आप अपने यहाँ की सूची दीजिए, अगर हमें समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी सूची में इस नाम को दे देंगे। सूची में नाम देने से और कोई मतलब नहीं होता, थोड़ा-सा चर्चा का विषय बन जाता है, इसको सपोर्ट सिस्टम मिलने लगता है, गवर्नमेंट का भी ध्यान थोड़ा-सा इसकी तरफ जाता है और पर्यटन लिहाज से क्या हो जाता है, ये वर्ल्ड लेवल पे आपका नाम आ जाता है। अब जैसे कोई भी भारत में घूमने की कोशिश करेगा तो सोचेगा अच्छा यूनेस्को पे देखे कौन-कौन से स्थल फेमस है, तो 43 नाम जब देखेगा तो लगेगा उसे अच्छा ये स्थल है, बस यही होता है। बाकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको कोई फाइनेंशियल कह सकते हो सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है? बहरहाल, तो यहाँ पे देखा जाए तो बनारस को आध्यात्मिक और शहर कल्चर के लिए चिन्हित किया गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया वेटिंग सूची, तो वेटिंग सूची मतलब वही है कि हमने नाम दे दिया है लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है और वह प्रतीक्षा सूची में शामिल है। कभी भी इस पे यूनेस्को विचार कर सकती है। तो हमारे यहाँ से 2 नाम ऐसे शामिल हैं। कौन-कौन से शामिल हैं? एक का नाम ध्यान रखिएगा जो आपके 80 घाट है। 80 घाट जो आपके बनारस का है, क्योंकि बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है तो उसमें 80 घाट काफ़ी प्राचीन माना जाता है। इसको इस वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म से बौद्ध परंपरा के आधार पे आपने सारनाथ का नाम सुना होगा। सारनाथ में चूँकि आप भी जानते हैं अशोक के द्वारा कई सारे निर्माण कराए गए थे, लेकिन अब वो खंडहर में परिवर्तित हो चुके हैं, तो जो सारनाथ का अवशेष है, उसको भी इस सूची में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2 नाम आपके क्या हो जाते हैं, प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। एक तो सारनाथ का खंडहर और दूसरा आपके बनारस का 80 घाट। तो उम्मीद करते हैं कि यूनेस्को साइट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। खास करके यूपी के बारे में जितने भी आपके साइट थे, हमने आपको यहाँ पे कह सकते हो कि कोशिश किया है कि लगभग आप चीज़ों को निकाल कर पाएँ। बड़ी बेहतर श्रृंखला होती है, लेकिन आपसे अपेक्षा भी होती है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा इस एफर्ट को भी अपने अन्य दोस्तों मित्रों के पास साझा करेंगे। क्योंकि इस काम को करने की एक नैतिक ज़िम्मेदारी हमने इस कारण से उठाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या किया जाए, इस क्लास को साझा करते हुए पहुँचाया जाए, ताकि परीक्षा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका एक स्तर क्या हो, मजबूत हो। तो आपसे यही अपेक्षा होगी कि अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस सेशन को लाइक भी करिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा आपका अगला टॉपिक क्या चाहिए, ठीक है? यूपी के सापेक्ष में कौन-सा टॉपिक आपको चाहिए, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नई-नई श्रृंखलाओं को पाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।